हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्लेटफॉर्म का एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेट नंबर 15 को। और दोस्तों आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 14 तक नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है 10, 9, 8, 7, 10, 16 का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य मतलब दोस्तों औसत, यानी कि इतने संख्याओं का हमको औसत ज्ञात करना है। यहाँ से निकाल लेंगे कि माध्य बराबर में हो जाएगा टोटल संख्याओं का योग और बटा में हो जाएगा नंबर ऑफ संख्या। तो कितना संख्या है 10 प्लस का 9 प्लस का 8, 7, 10, 16 और बटे में हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 बटे में हो जाएगा 6। तीन सभी का जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 7 34, 34 और 10 44, 44 और 6 50 और 10 60, यानी कि 60 बटे में हो जाएगा 6। यहाँ से हमारा माध्य आ जाएगा 10, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि x बराबर में 7, y बराबर में 4 और z बराबर में 9 है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ से देखते हैं पहला कथन। अगर पहला कथन को हम लोग देखते हैं, यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 20 है। यहाँ से x का मान रख देंगे क्योंकि 7 प्लस 4 प्लस 9 बराबर में हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 7, 4, 11, 11 और 9 20, यानी कि पहला कथन हमारा सही है। आप देखते हैं दूसरा कथन। तो दूसरा कथन है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर में 13 है। x का मान 7, y का मान 4 और z का मान 9 बराबर में 13 है। ये हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा 3 कि 3 और 9 12। तो दूसरा कथन हमारा गलत है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है x प्लस वाई माइनस जेड बराबर में 3, यानी कि 7 प्लस 4 माइनस का 9 बराबर में 3। तो यहाँ से 7, 4, 11 और 11 में से 9 जाएगा 2, क्योंकि तीसरा कथन भी हमारा गलत है। चौथा देखते हैं। चौथा है माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस जेड बराबर में है माइनस 12। एक्स का मान माइनस का 7 प्लस का 4 और माइनस का 9 बराबर में माइनस का 12। तो ये हो जाएगा 9 और 7 16, यानी कि माइनस का 16 और प्लस का 4 बराबर माइनस का 12। ये हो जाएगा माइनस का 12, यानी कि चौथा कथन हमारा सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर का कितना दशमलव 1 मिलीमीटर होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 पर 6 0 mm। यहाँ से पूछा है 1 मिलीमीटर कितना होगा, यानी कि 1 mm अगर यहाँ से निकालेंगे तो 1 mm बराबर में हो जाएगा 1 बटे में 1 पर 6 0। यहाँ से हो जाएगा 1 mm बराबर में। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं 0.1 2 3 4 5 और ये 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ आपसे एक तो रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों में भी शेयर करें और दोस्तों हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19, 2 की रेंज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों रेंज बराबर में होता है
उच्च सीमा माइनस का होता है निम्न सीमा। तो दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं कि उच्च सीमा कितना है और निम्न सीमा कितना है। यानी कि यहाँ से रेंज बराबर में हो जाएगा। उच्च सीमा यानी कि सबसे उच्च सीमा कितना है, वह है 21 का, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 21 और माइनस का सबसे निम्न सीमा है 1 का, यानी माइनस का हो जाएगा 1। तो यहाँ से रेंज आ जाएगा हमारा 20। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3, 4, 5, 5, 3, 6, 7, 3, 5, 5, 6 का बहुलक इनके मोड तथा माध्यिका यानी कि मीडियन ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुलक बराबर हम बतलाए थे, दिया गया संख्या में जितनी बार जो संख्या रिपीट होगा वो हमारा बहुलक हो जाएगा। और माध्यिका जो क्या होता है, तो माध्यिका होता है जितनी संख्या दिया रहेगा ठीक उसके बीचों बीच जो संख्या आएगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। तो पहले हम इसको बढ़ते क्रम में सजा लेंगे कि पहला एक कितना छोटा, सबसे छोटा है 3। 3 कितने बार है, 3 बार में है कि 2, 3। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद 4 है, 4 एक ठो है। उसके बाद 5 को देखते हैं, 5 4 ठो है कि 1, 2, 3, 4। उसके बाद 6 2 ठो है कि 1, 2। उसके बाद 7 है। तो दोस्तों यहाँ से पहले हम निकाल लेंगे बहुलक, कि बहुलक बराबर में हो जाएगा सबसे रिपीटेड संख्या कौन सी है, वो है 5, क्योंकि 5 4 बार रिपीट हुआ है और कोई नहीं हुआ है, क्योंकि 3 3 बार हुआ है, 6 2 बार हुआ है और 7 1 बार और 4 1 बार। यहाँ से बहुलक बराबर आ जाएगा हमारा 5। और दोस्तों निकालते हैं माध्यिका, तो माध्यिका बराबर में हो जाएगा कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है, यानी कि 5 5 काट देंगे तो 1 2 3 4 5 ये संख्या यहाँ से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा माध्यिका आ गया 5। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पर आता 10 ठो तो यहाँ पर यहाँ से 4 4 काटते और यहाँ से 4 काटते, 2 ठो संख्या बचता, 2 ठो को जोड़कर और 2 से भाग दे देते तो हमारा माध्यिका आ जाता। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है tan 210 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों tan 210 डिग्री दिया है, tan 210 डिग्री। तो दोस्तों हम जानते हैं कि tan 180 प्लस थीटा बराबर में होता है tan थीटा। यहाँ से दिया है tan 210 डिग्री, इसको लिखेंगे tan 180 प्लस इसको 30 डिग्री दोस्तों लिख सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा tan 30 डिग्री, क्योंकि ये जो है वो इस फॉर्म पर टूट गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान 1/√3। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित सारणी, यानी कि कोई सारणी दिया है जिसमें कि 4 दोस्त हैं यू के बी और जी है, जो कि सोमवार से शुक्रवार तक उनके सुबह की सैर के दौरान तय की गई दूरी है। जिसमें कि पहला प्रश्न है सोमवार से शुक्रवार तक किसने अधिकतम दूरी तय की है। इनके यहाँ से अगर देखते हैं यू को, तो यू दूरी तय किया है सोमवार से शुक्रवार तक, वह किया है 6 प्लस का 5 प्लस का 4.5 प्लस का 5.5 और प्लस का 4। इनकी यू दूरी तय किया है 6 5 11 11 4 15 15 5 20 20 और 1 21 21 और 4 25। इनकी यू दूरी तय किया है 25। उसी प्रकार के का निकाल लेते हैं, तो के तय किया है 4 और 4 8 8 और 3 11 11 और 3 14 14 और 5 19 19 और ये 1
20, के दूरी तय किया है 20 किलोमीटर। वहीं भी का अगर देखते हैं तो भी तय किया है 4 4 8 8 4 12 12 5 17 5 22 और 1 23, यानी कि भी दूरी तय किया है 23 किलोमीटर। और जी का देखते हैं तो जी तय किया है 5 4 9 5 14 5 19 6 25 और 1 26, यानी कि जी दूरी तय किया है 26 किलोमीटर। तो दोस्तों सोमवार से शुक्रवार तक सबसे अधिकतम दूरी जो तय किया है वह किया है जी, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 दोस्तों द्वारा तय की गई कुल अधिकतम दूरी किस दिन थी। तो दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं। सोमवार का अगर देखते हैं चारों दोस्तों द्वारा कुल तय की गई दूरी, तो सोमवार को चारों दोस्तों द्वारा कुल तय की गई दूरी 6 है, प्लस का 4 प्लस का 4 और प्लस का 5, 6 4 10 10 4 14 और 5 19, क्योंकि सोमवार को चारों दोस्तों ने 19 किलोमीटर दूरी तय किया है। और वहीं मंगलवार को देखते हैं तो मंगलवार को दूरी तय किया है 5 4 9 4 13 4 17 और 1 18 किलोमीटर। बुधवार को देखते हैं तो बुधवार को तय किया है 4 3 7 4 11 और 5 16 और 1 17 किलोमीटर। गुरुवार को देखते हैं तो गुरुवार को तय किया है 5.5 और 3.5, कि 5 3 8 और 1 9 5 14 और 5 19 19 और 5 यानी कि 19.5 किलोमीटर। और यही शुक्रवार को देखते हैं तो शुक्रवार को तय किया गया है दूरी 4 और 5 9 5 14 और 6 20, यानी कि 20.5 किलोमीटर। क्योंकि चारों दोस्तों द्वारा तय की गई कुल अधिकतम दूरी जो है वो शुक्रवार को अधिकतम है, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 दिनों में सबसे कम औसत दूरी किसने तय की है। यू का अगर देखते हैं टोटल औसत दूरी, यू का औसत दूरी हो जाएगा 6 प्लस का 5 प्लस का 4.5 प्लस का 5.5 और प्लस का 4 और बट्टे में हो जाएगा ये 5, तो ये हो जाएगा 6 5 11 11 और 4 15 5 20 और 1 21 21 और 4 25, यानी कि 25 बट्टे में हो जाएगा 5। तो ये यू का औसत दूरी आ गया 5 किलोमीटर। वहीं अगर के का देखते हैं तो के का हो जाएगा 4 प्लस 4.5 प्लस का 3 प्लस का 3.5 और प्लस का 5 और बट्टे में हो जाएगा 5। इसका हो जाएगा जो 5 और 3 8 3 11 4 15 और 4 19 19 और 1 20, यानी कि के की औसत दूरी आ गया 20 बट्टे में 5, यानी कि 4 किलोमीटर। वहीं अगर भी का देखते हैं तो भी का हो जाएगा 4 4 8 8 4 12 12 5 17 17 और 5 22 22 और 1 23, क्योंकि 23 बट्टे में हो जाएगा 5। इसका हो जाएगा 5 के 20 और ये 5 6 के 30, यानी कि भी का औसत दूरी आ गया 4.6 किलोमीटर। और यहीं अगर जी का देखते हैं तो जी का हो जाएगा 5 4 9 5 14 और 5 19 6 25 और 1 26, कि 26 बट्टे में 5, ये हो जाएगा 5 25 1 5 दूनी 10। तो दोस्तों यहाँ से पूछा है 5 दिनों में सबसे कम औसत दूरी किसने तय किया है। तो सबसे कम औसत दूरी 5 दिनों में जो तय किया है वह तय किया है के, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 वस्तुओं ए और बी के मूल्य 4:5 के अनुपात में है। यदि ए का मूल्य 20% बढ़ाया जाए और बी का मूल्य 8 रुपये बढ़ाया जाए तो उनके बीच अनुपात अभी भी समान रहता है, यानी कि 4:5 ही रहता है।
तो ए और बी के प्रारंभिक मूल्यों में अंतर कितना है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि प्रारंभिक मूल्य जो है, प्रारंभिक मूल्य ए और बी का, ए का है 4x और बी का है 5x, जिसमें कि बोल रहा है कि यदि ए का मूल्य 20% बढ़ाया जाए, यानी कि ए का मूल्य जो है उसको 20% बढ़ाया जाए, यानी कि 120% किया जाए, तो ये हो जाएगा 20 छके 120 और ये 20 पाँचे 100। तो यहाँ से आ जाएगा 24x बटे में, यानी कि 24x बटे में 5 किया जाए, और बी का मूल्य जो है वो 8 रुपया बढ़ाया जाए, यानी कि बी का मूल्य जो है वो 5x से 8 रुपया बढ़ाया जाए। तो इनका अनुपात जो रहता है वो अभी भी समान रहता है, यानी कि 4:5 रहता है। यहाँ से निकाल लेंगे ए और बी का अनुपात, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 24x बटे में 5 और बटे में 5x + 8, और इसका मान दिया है 4 बटे में 5। यहाँ से बटा में 1 कर देंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 24x बटे में 5 और गुने का हो जाएगा 1 बटे में 5x + 8 बराबर में हो जाएगा 4 बटे में 5। ये 6 चौके 24 और ये 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी कि बच गया यहाँ से 6x ऊपर का और नीचे का बच गया 5x + 8 बराबर में बचे यहाँ से 1। तो दोस्तों ये चला जाएगा इधर, ये हो जाएगा गुना में, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं 6x बराबर में 5x + 8, यानी कि x को एक तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 6x - 5x, x बराबर आ गया हमारे यहाँ से 8, जिसमें कि बोला है ए और बी के प्रारंभिक मूल्यों में अंतर कितना है। तो ए और बी का प्रारंभिक मूल्य कितना है, 4x और 5x है। इनका अंतर कितना हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा x, यानी कि इनका अंतर आ जाएगा 8 रुपया। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 2a बराबर में 3b, 4b बराबर में 5c और 6c बराबर में 5d है तो a अनुपात d का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ से हो दिया है 2a बराबर में 3b, तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं a बट्टे में b बराबर में 3 बट्टे में 2, और फिर यहाँ से दिया है 4b बराबर में 5c, यहाँ से b बट्टे में c बराबर हम लिख सकते हैं 5 बट्टे में 4, और वहीं दिया है 6c बराबर में 5d, यानी कि c बट्टे में d यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 बट्टे में 6। तो दोस्तों यहाँ से हमारा आ जाएगा a बट्टे में b बराबर में 3 बट्टे में 2, और b बट्टे में c बराबर में आ जाएगा 5 बट्टे में 4, और c बट्टे में d बराबर में आ जाएगा 5 बट्टे में 6। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं, यहाँ से b का मान जो है वहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 5। तो पहले b का मान हम लोग सेम करते हैं, यानी कि अगर ऊपर नीचे अगर हम 5 से गुना करते हैं और इसमें ऊपर नीचे 2 से गुना करते हैं तो b का मान सेम हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं c का मान, तो c का मान यहाँ से हो जा रहा है 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ पर है c का मान 5। c का मान यहाँ पर हम लोग सेम करेंगे, ऊपर नीचे अगर करेंगे हम 8 से गुना, ये हो जाएगा c का मान 8 5 40, लेकिन यहाँ पर c का मान है 4 दूनी 8। दोस्तों इसको भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा 5 से गुना, जब ये 5 से गुना हो जाएगा तो दोस्तों इसको भी करना पड़ेगा ऊपर नीचे 5 से गुना। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a बटे में b, यानी कि 5 25 तिहाई 75, और बटे में हो जाएगा ये 5 25 दूनी 50, और यहाँ पर जाएगा b बटे में c बराबर में 5 दूनी 10 5 50, और बटे में हो जाएगा ये 5 दूनी 10 चौके 40, और यहाँ पर हो जाएगा c बटे में d, ये 8 5 40 और ये 8 6 48। तो दोस्तों यहाँ से पूछा a अनुपात d का मान, यहाँ से a अनुपात d बराबर में हो जाएगा a का कितना है 75 है, और अनुपात को हो जाएगा d का 48। ये दोस्तों कट जाएगा 25 तिहाई 75 और ये 16 तिहाई 48, क्योंकि a अनुपात d आ गया 25:16, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, a और b की उम्र वर्षों में अनुपात 13:15 है,
5 साल पहले उनकी उम्रों में अनुपात जो है वो 17:20 था। यदि सी जो है वह ए से 20 साल छोटा है तो सी की उम्र ज्ञात कीजिए। यहाँ से मान लेते हैं कि ये हमारा वर्तमान पॉइंट हो गया। तो यहाँ से दिया है ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 13:15 है, ए और बी की आयु का अनुपात, और 5 साल पहले की उम्र का अनुपात दिया है कि 5 साल पहले, क्योंकि वर्तमान से 5 साल पहले ये हो जाएगा। यह अनुपात दिया है 17:20 ए और बी का। ठीक है, इसका देखते हैं अंतर। इसका अंतर है 17 से 3 20, और इसका है अंतर 13 से 15 यानी कि 2। तो 2 को इससे में गुना करेंगे और 3 को इसमें गुना करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमारा आ जाएगा गुना करने के बाद ये हो जाएगा 17 दूनी 34 अनुपात 20 दूनी 40, और ये हो जाएगा 13 तिया 39 अनुपात 15 तिया 45। तो दोस्तों इन दोनों का अंतर सेम हो गया। तो इसको हम देखते हैं कितना का अंतर आ रहा है कि 34 से 39 हो जा रहा है और 40 ले 45 हो जा रहा है, क्योंकि इनके उम्रों का अब अंतर आ गया 5 वर्ष। और प्रश्न में कितना दिया है 5 साल पहले, यानी कि प्रश्न में दिया इनका अंतर 5 वर्ष का। यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 1, क्योंकि वर्तमान आयु का अनुपात आ जाएगा 39:45, यानी कि ए की जो आ गया वर्तमान उम्र वो आ गया 39 और बी का आ गया वर्तमान उम्र 45। तब पूछा है कि सी जो है वो ए से 20 साल छोटा है और सी की उम्र क्या होगा। यहाँ से सी का उम्र आ जाएगा, सी का उम्र जो है वो ए से 20 साल छोटा है। तो ए का उम्र 39, सी का उम्र हो जाएगा 20 साल छोटा है इससे, यानी कि 19 वर्ष है। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक 55 लीटर के अम्ल और जल के विलयन में अम्ल व जल का अनुपात जो है वो 2:3 है। अम्ल व जल का अनुपात 1:2 करने के लिए विलयन में जल की निम्नलिखित मात्रा लीटर में मिलानी होगी। यानी कि विलयन जो है, विलयन टोटल 55 लीटर है, जिसमें कि अम्ल और जल का अनुपात वह 2:3 दिया है। क्योंकि अनुपात में कितना है टोटल विलयन, यह है 3 2 5। 5 का मान दिया है 55 लीटर, 1 बराबर में हो जाएगा 11 लीटर। यहाँ से अम्ल आ जाएगा 11 दूनी 22 और अनुपात का जाएगा ये 11 तिया 33, यानी कि विलयन में जो है अम्ल एवं जल का मान जो है वो 22:33 है। तो बोला है प्रश्न में कि अम्ल व जल का अनुपात 1:2 करने के लिए, यानी कि 22 अम्ल है और 33 जल है, तो इसको 1:2 करने के लिए जल की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। कि मान लेते जल की मात्रा जो मिलाया जा रहा है वह 1 मिलाया जा रहा है, तो यह अनुपात 1/2 हो जाता है। ये हो जाएगा 22 दूनी 44 बराबर में 33 प्लस का x, x बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 44 माइनस 33, x बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 11 लीटर। यानी कि अगर विलयन में 11 लीटर की मात्रा अगर मिला देंगे जल की, तो यह अनुपात 1:2 में हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभी ने 5 साल के लिए एक निश्चित राशि एक अनिश्चित ब्याज की दर पर निवेश की। यदि उसने 4% अधिक दर पर निवेश किया होता तो उसने 800 रुपये अधिक कमाए होते, तो उसका निवेश कितना था। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि मूलधन बराबर में P और रेट बराबर में, इनकी दर बराबर में R है। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 5 साल के लिए एक निश्चित राशि और एक अनिश्चित ब्याज की दर पर, यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा पहला साधारण ब्याज P गुने R प्लस का 4, क्योंकि रेट 4% अधिक पर, और गुने में हो जाएगा टाई 5 और बटे में हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा माइनस का P इंटू पहले दर पर
गुने में 5 और बटे में हो जाएगा 100 और इसी का मान दिया है 800 रुपया। तो दोस्तों यहाँ से हम कर देंगे कि पी को गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा PR प्लस का 4P इंटू का 5 और इधर का हो जाएगा 5PR बटे में हो जाएगा 100। यहाँ से हो जाएगा 100 एलसीएम, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 5PR और प्लस का ये हो जाएगा 5 के 20P और ये हो जाएगा माइनस का 5PR बटे में हो जाएगा 100 बराबर में 800। यहाँ से प्लस का 5PR और माइनस का 5PR कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 20P बटे में 100 बराबर में 800। ये 20 पाँचे 100 कि P बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 पाँचे 40, यानी कि 4000 रुपया जो है उसका मूलधन है। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार एक साड़ी की अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि वह साड़ी की बिक्री पर 225 रुपये लाभ कमाता है तो साड़ी का अंकित मूल्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि साड़ी का अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य वह है 100 रुपया, जिसमें कि डिस्काउंट दे रहा है वो 25% की। तो दोस्तों अगर ये डिस्काउंट 25% की दे रहा है तो बेच रहा है कितना में, वह बेच रहा है 75 रुपया में। ठीक है, और इस साड़ी पर वो कमा रहा है 20% का लाभ, कि प्रॉफिट इस पर कमा रहा है 20% का। तो दोस्तों यहाँ से हम क्रैमूल निकाल लेंगे। क्रैमूल हो जाएगा 75 गुने में 100, की क्रैमूल छोटा रहेगा विक्रैमूल से, और बटे में हो जाएगा 120। तो ये हो जाएगा 20 पाँचे 100 और ये 20 छक्के 20 से, और ये 3 दूनी 6 और ये 25 तिहाई 75। यहाँ से हमारा क्रैमूल आ जाएगा 25 पाँच 125 बटे में 2, जिसमें कि वो 225 रुपये का लाभ कमाता है। तो दोस्तों लाभ बराबर में होता है, कि प्रॉफिट बराबर में होता है विक्रैमूल माइनस क्रैमूल। तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है 225 रुपया का, और इसका विक्रैमूल कितना है 75 रुपया, कि 75 माइनस का हो जाएगा ये 125 बटे में 2। यहाँ से हो जाएगा 225 बराबर में 75 दूनी 150, ये 2 एलसीएम हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 125 बटे में 2। यहाँ से हमारा आ जाएगा 225 बराबर में 150 में से 125 जाएगा, यानी कि 25 बटे में 2। तो दोस्तों इसको कटाएंगे कि 5 25 और ये 5 के 20 और ये 5 25, ये 5 9 45, यानी कि 9 बराबर में आ गया 1 बटे में 2। यहाँ से 1 बराबर में आ जाएगा ये 9 दूनी 18। तो कितना माने हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माने है 100 रुपया, इसलिए 100 बराबर में हो जाएगा 18 गुने में 100, यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य आ गया 1800 रुपया। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदमी 50% का लाभ कमाता है जब वह एक वस्तु को उसके असली विक्रय मूल्य के 5/4 भाग पर बेच देता है। उस व्यक्ति के लाभ का प्रतिशत क्या होगा यदि वह वस्तु को असली विक्रय मूल्य पर बेचे। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि असली विक्रय मूल्य जो है, असली एसपी वो है 4, यहाँ से हो जाएगा उसका वर्तमान एसपी, क्योंकि वर्तमान एसपी विक्रय मूल्य हो जाएगा वह हो जाएगा 5, क्योंकि असली विक्रय मूल्य के 5/4 भाग पर बेचता है, क्योंकि 4 का अगर 5/4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो दोस्तों इसको मान लेते हैं कि ये 4x है और ये 5x है। दोस्तों जब वो वर्तमान एसपी को बेचता है तो उसको 50% का लाभ होता है, यानी कि इसको 5x पर लाभ हो रहा है 50% का। यहाँ से इसका निकाल लेंगे क्रयमूल, क्रयमूल बराबर में हो जाएगा विक्रय मूल्य गुने में हो जाएगा 100, क्रयमूल छोटा रहेगा विक्रय मूल्य से, और बटे में हो जाएगा 150, ये कर जाएगा 50 दूनी 100, ये 50 तिहाई 150। यहाँ से हमारा आएगा क्रयमूल 5 दूनी 10x बटे में 3। तो बोल रहा है कि जब वह वस्तु को असली विक्रय मूल्य पर बेचेगा तो उस व्यक्ति को
कितने परसेंट का लाभ होगा। यानी कि यहाँ से अगर हम देखते हैं प्रॉफिट बराबर, तो प्रॉफिट बराबर में हो जाएगा उसको असली विक्रम कितना है 4x है, यानी कि 4x माइनस का हो जाएगा 10x बटे में 3। यहाँ से प्रॉफिट उसको हो रहा है 4×3 12x माइनस का 10x और बटे में 3, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है 2x बटे में 3 का। ऐसा प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, इनकी प्रॉफिट परसेंट बराबर में होता है प्रॉफिट गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, यानी कि 2x बटे में 3 बटे में क्रय मूल्य यानी कि 10x बटे में 3 और गुने में हो जाएगा 100। ये 3 से 3 कैंसिल आउट और ये 2x से ये 10x यानी कि 5 बार में, ये कर जाएगा 20 बार में। इनकी प्रॉफिट परसेंट इसका आ गया 20%, यानी कि वह असली विक्रय मूल्य पर बेचता है व्यक्ति उस वस्तु को, तो उसका प्रॉफिट हो रहा है 20% का। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु ए और बी एक राजमार्ग पर 80 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार एक्स बिंदु ए से प्रारंभ करती है और इसके साथ ही एक कार वाई बिंदु बी से चलती है। यदि वे समान दिशा ए से बी में चले तो वे 4 घंटों में मिल जाते हैं, और यदि वे एक दूसरे की ओर चले तो वे 1 घंटे में मिल जाते हैं। तो ए की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो दोस्तों यहाँ से दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 80 किलोमीटर, यानी कि ये x बिंदु है और ये y बिंदु है, जो कि ए से कोई ट्रेन प्रारंभ होती है, ये ए है और ये बी है राजमार्ग। ए प्रारंभ होती है तो ए से चलती है बी की ओर और ए चलती है बी से ए की ओर। तो दोस्तों मान लेते हैं कि पहली कार की जो चाल है, यानी कि कार ए की जो चाल है वह है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की जो चाल है वह है y किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों जब समान दिशा में चलेंगी तो उन दोनों का रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस वाई, यानी कि दोनों चालों का अंतर हो जाएगा। और यही दूरी तय कर रही है, यानी कि 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो मिल रही है 4 घंटों में जब वो समान दिशा में चल रही है। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 20 चौकी 80 कि x माइनस वाई बराबर में आ गया 20। और फिर आगे बोल रहा है कि यदि वे एक दूसरे की ओर यानी कि विपरीत दिशा में अगर वो चलती है तो 1 घंटे में मिल जाती है, यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा, दोनों का रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा और बराबर में हो जाएगा 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है वह 1 घंटे में, यानी कि यहाँ से आएगा x प्लस वाई बराबर में 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों x माइनस वाई बराबर में 20 और यहाँ से x प्लस वाई बराबर में 80। अब पूछा है a की गति यानी कि x का मान ज्ञात करना है, तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर में 20 और 80 100, यानी कि x बराबर में आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कार ए की जो चाल है वह है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 25 घंटे में तय कर सकता है। यदि वह अपनी गति का 1/5वां भाग घटा दे तो वह उस समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, तो उसकी प्रारंभिक गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं उसकी प्रारंभिक गति जो है, प्रारंभिक गति वह है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ से दिया है निश्चित दूरी, यानी कि दूरी जो है डिस्टेंस वह कांस्टेंट है। तो जब दोस्तों दूरी कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, जानते हैं हम लोग कि v बराबर डी बाई टी होता है, यहाँ से हो जाएगा d बराबर में v इंटू टी। जब दूरी कांस्टेंट होता है तो d बराबर में हो जाता है v इंटू टी, यानी कि चाल गुने समय का गुणनफल हो जाता है जब दूरी कांस्टेंट रहता है। तो एक व्यक्ति जो है और एक निश्चित दूरी को 25 घंटे में तय कर सकता है। यदि वो अपनी गति का 1/5वां भाग घटा दे तो वह उस समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, यानी कि प्रारंभिक गति से दूरी को तय करता है 25 घंटे में, यानी कि यहाँ हो जाएगा 5 गुने में 25
और माइनस का हो जाएगा, यानी कि अगर वह एक घटा दे, यानी कि अगर वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो वह उस समय में यानी कि 25 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है। यानी कि यहाँ से होगा 4 गुने में 25 बराबर में हो जाएगा 10। यहाँ से 25 पाँचे 125 और अब माइनस हो जाएगा 25 चौके 100 बराबर में 10। यहाँ से जगह 125 में से 10 जाएगा, यानी कि 25 बराबर में 10, यहाँ से 1 बराबर में आ जाएगा 10 बटे में 25। ये 5×25 और ये 5 दूनी 10। तो पूछा है उसके प्रारंभिक गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। तो प्रारंभिक गति माने 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से 5 बराबर में हो जाएगा 2 बटे में 5 गुने में 5। तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी कि उसकी प्रारंभिक गति आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए के कार्य को खत्म करने में 12 दिन का समय लेता है, जबकि बी उसी कार्य को खत्म करने में 15 दिन का समय लेता है। यदि सी जो है वह ए के मुकाबले 3 गुना तेजी से कार्य करे तो उसी कार्य को तीनों साथ करते हुए कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। यानी कि यहाँ से दिया है ए जो काम को खत्म कर रहा है वो 12 दिन में और बी काम को खत्म कर रहा है 15 दिन में। तो इन दोनों का टोटल कार्य निकाल देंगे। टोटल कार्य हो जाएगा 60 यूनिट। ए की क्षमता आ जाएगा 5 और बी की क्षमता आ जाएगा 4, जिसमें कि दिया है सी जो है वो ए के मुकाबले 3 गुना तेजी से कार्य करता है। क्योंकि सी की क्षमता जो आ जाएगा वह ए का 3 गुना आ जाएगा, क्योंकि ए की क्षमता है 5, सी की क्षमता आ जाएगा 3 गुना इनकी 15। तो अब ये तीनों साथ मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे कि ए की क्षमता है 5, बी की क्षमता है 4 और सी की क्षमता है 15। यानी कि ये तीनों एक दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं। 15 5 20 4 24 यूनिट, लेकिन इसको समाप्त करना है 60 यूनिट। तो एक बराबर में हो जाएगा ये 12 5 60 और ये 12 दूनी 24, इनकी 5 बटा में 2। तो 5 बटा 2 का मतलब दोस्तों 2.5 दिन, इनकी 2 सहित 1 बटे में 2 दिन में ये तीनों जो है वो कार्य को समाप्त कर देंगे। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक नल P जो कि नल Q के मुकाबले एक टैंक को 3 गुना तेजी से भर सकता है, Q से 32 मिनट कम समय में टैंक को भर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाए तो टैंक को भरने में लगा समय मिनट में कितना होगा। यानी कि P जो है वह Q के मुकाबले 3 गुना तेजी से भरता है। कि Q जब भर रहा है 1 तो P भर दे रहा है 3, यानी कि ये आ गया इसका एफिशिएंसी का अनुपात। यहाँ से निकाल देंगे टाइम का अनुपात। टाइम का अनुपात हो जाएगा इन दोनों का अपोजिट, यानी कि 1 अनुपात हो जाएगा 3, और इन दोनों में समय का अंतर कितना है 32 मिनट। इनकी P जो है वो Q से 32 मिनट कम समय में टैंक को भर देता है। इन दोनों का अगर अंतर देखते हैं अनुपात में अंतर है 2 और टाइम में कितना है 32 मिनट। एक बराबर में हो जाएगा 16 दूनी 32। P का समय आ जाएगा 16 मिनट और Q का समय आ जाएगा 48 मिनट। यहाँ से जब आ गया P जो भर रहा है टैंक को 16 मिनट में और Q जो भर रहा है वो 48 मिनट में टैंक को भर देता है। दोनों को साथ में खोल देने के बाद टोटल कार्य इसका निकाल देंगे, तो टोटल कार्य हो जाएगा 48 यूनिट। तो P की क्षमता है 3 और Q की क्षमता है 1, तो दोनों को साथ में खोल देंगे। यानी कि अगर ये P और Q दोनों साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं 4 यूनिट एक दिन में, तो करना है इसको कितना 48 यूनिट। तो एक बराबर में हो जाएगा ये बर चौक 48, क्योंकि P और Q दोनों साथ मिलकर इस टंकी को भर देंगे 12 मिनट में। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है, लड़कों के अंकों का औसत 60 है और लड़कियों का 68 है, तो लड़कियों का कक्षा में प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि बॉयज की संख्या जो है वह X है और गर्ल की संख्या जो है वह Y है, जिसमें कि दिया है लड़कों का अंकों का औसत, इनके बॉयज का औसत दिया है वह दिया है
60। इसका योग कितना हो जाएगा? इसका योग हो जाएगा 60 गुने में कितना लड़का है? एक्स है, यानी कि 60x इसका योग हो जाएगा। फिर वही दिया है गर्ल का एवरेज, गर्ल का एवरेज दिया है 68। इसका योग कितना हो जाएगा? इसका योग हो जाएगा 68 इंटू का वाई, यानी कि 68 वाई। और टोटल विद्यार्थियों का औसत दिया है 65, यानी कि विद्यार्थी का एवरेज दिया है 65। इसका योग कितना हो जाएगा? इसका योग हो जाएगा 65 इंटू का एक्स प्लस वाई, क्योंकि टोटल विद्यार्थी जो है वह एक्स और वाई है। यहाँ से इसका योग आ जाएगा 65x प्लस का 65y, इनकी टोटल विद्यार्थी का योग आ गया 65x प्लस का 65y। यहाँ से हो जाएगा हमारा बॉयज कितना है? 60x है, और प्लस क्या गर्ल कितना है? 68y है। बराबर में यही दिया है 65x प्लस का 65y। तो यहाँ से x को एक तरफ लेकर जाएंगे और y को एक तरफ। यहाँ से हो जाएगा 68 y माइनस का 65y, और बराबर में हो जाएगा 65x माइनस का 60x। तो यहाँ से आ जाएगा 3y बराबर में 5x। यहाँ से y बटे में x बराबर में आ जाएगा 5 बटे में 3। यहाँ से बोला कि लड़कियों का कक्षा में प्रतिशत कितना है? यहाँ से हो जाएगा लड़कियों का प्रतिशत, यानी कि गर्ल का प्रतिशत हो जाएगा, लड़के कितना है? 5 है, और टोटल कितना है विद्यार्थी? 5 और 3 8 है, कि 8 गुने में हो जाएगा 100। ये कट जाएगा 4 दूनी 8, ये 25 चौके 100, और ये हो जाएगा 25 5 125, यानी गर्ल का प्रतिशत यहाँ से आ जाएगा 125 बटे में 2। 125 बटे में 2 का मतलब 62.5%। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण 12x² प्लस kx प्लस 6 बराबर में 0 के मूल्य जो है 2:3 में है, तो k का धनात्मक मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि मूलों का अनुपात जो है वो 2x:3x है। यहाँ से मूलों का जो निकाल देंगे कि मूलों का योग हो जाएगा -b/a, यानी कि x का गुणांक, और बटे में हो जाएगा a का गुणांक, कि मूलों का योग हो जाएगा 3 2 5x बराबर में हो जाएगा माइनस का k बटे में 12। यहाँ से x बराबर में आ जाएगा माइनस k बटे में 60। वही अगर मूलों का गुणनफल देखते हैं, तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा c बटा में a, यानी अचर पद बटे में हो जाएगा a का x² का गुणांक, c/a हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा मूलों का गुणनफल, 3 दूनी 6x² बराबर में 6 बटे में 12। ये 6 दूनी 12, यानी 1 बटे में 2। यहाँ से x² बराबर में आ गया 1 बटे में 6 दूनी 12। इसको दोस्तों वर्ग करने पर कि दोनों तरफ वर्ग करने पर ये दोस्तों हो जाएगा x² बराबर में हो जाएगा k² बटा में 60 का स्क्वायर 36 100। तो x² और ये x² आपस में बराबर हो जाएगा, कि k² बटे में 3600 बराबर में हो जाएगा 1 बटे में 12। तो ये कट जाएगा 12 या 36, यानी कि 300। यहाँ से k² बराबर में आ जाएगा हमारा 300। यहाँ से k बराबर में हम लिख सकते हैं अंडर रूट का 300, कि 300 का मान दोस्तों 10 दां का 100 गुने में 3, यानी कि 10√3। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का b माइनस सी का होल क्यूब और प्लस का c माइनस a का होल क्यूब का एक गुणनफल है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर में होता है 0। यहाँ से हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर में 3abc, यानी 3abc का मान हमको ढूंढना है। ये a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 4 है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री पर बदल जाता है तो 31 मीटर के लंबे खंभे की छायाओं की लंबाई में अंतर सूर्य के इन दो उन्नयन कोणों पर क्या होगा। यानी कि एक खंभा है जिसका लंबाई है 30 मीटर और सूर्य का उन्नयन कोण जो है वह 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो इनके लंबे खंभों की छायाओं की लंबाई में अंतर क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, यहाँ से दे देते हैं इसका नाम A, B, C और D देते हैं। तो दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि 60 के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है √3 और नीचे वाला होता है 1। पूरे त्रिभुज ABD में चलते हैं, तो 30 के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है 1 और नीचे का होता है √3, यानी कि ये √3 गुना हो गया, ये हो जाएगा √3 गुना, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ये 3। जब ये यहाँ से B और C का मान हो गया 1, ये टोटल है 3, यहाँ से C और D का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दिया है √3 बराबर में कितना दिया है 30 मीटर, तो 1 बराबर हो जाएगा 30 बटे में √3, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 10√3। तब पूछा है कि उनकी छायाओं की लंबाई में अंतर कितना है, तो छाया की लंबाई का अंतर कितना हो जाएगा, यह है 2 और यह है 1, यानी कि इसका अंतर आ जाएगा अनुपात में 1। तो यहाँ से हो जाएगा छायाओं की लंबाई में अंतर वह हो जाएगा 2 बराबर में 10√3 गुने में 2। अगला प्रश्न है 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों दिया रहेगा अगर कि n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका दोस्तों सूत्र होता है, यह होता है n²। यहाँ से n का मान कितना है 20 है, यानी कि 20 विषम प्राकृतिक, यहाँ से हो जाएगा 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 का स्क्वायर यानी कि 400। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और हमारे इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो क्लास को हम यहीं पर इन करते हैं और दोस्तों फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।